सभी का इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। देश के सबसे बड़े राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व का श्री गणेश हो गया है। 5 राज्यों यानी कि यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है और इन राज्यों में मतदान 10 फरवरी से शुरू होंगे और 10 मार्च को नतीजे आएंगे। पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में भी सियासी तापमान बढ़ चुका है। इलेक्शन तारीख की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। उत्तर प्रदेश में 403 सीटों के लिए 7 चरणों में चुनाव होंगे। उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए एक चरण में चुनाव होगा। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में मतदान होगा। गोवा में 40 विधानसभा सीटों के लिए भी एक चरण में ही वोटिंग होगी। मणिपुर में 60 सीटों पर 2 चरण में चुनाव संपन्न होंगे। तो आज इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है और ऐसे में अब और ज्यादा चुनावी जो सरगर्मियां हैं वो तेज हो गई हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन की ओर से काफी सारे नियम भी सख्ती से लागू किए गए हैं और उनका पालन करना जरूरी होगा। कोविड के प्रोटोकॉल के लिहाज से बहुत सारी पाबंदियां रहेंगी जिन पर अमल करना राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी भी होगी। तो 7 चरण में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। देश का सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश और 7 चरण में चुनाव संपन्न होंगे। 403 विधानसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में है और शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ होने जा रही है। पश्चिम की सीटों से पहले चरण के साथ वोटिंग की शुरुआत उत्तर प्रदेश में होगी और 7 चरण में चुनाव संपन्न होंगे। 10 मार्च को चुनावी नतीजे सभी राज्यों के एक साथ घोषित कर दिए जाएंगे। तो इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की ओर से क्या कुछ कहा गया, सुनवाते हैं आपको। चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है। भारत निर्वाचन आयोग ने देश के सब समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश पिछले 5 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से बदलाव और विकास की एक नई राह पर चला है। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का यह महापर्व का हम हृदय से स्वागत करते हैं। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हां, कोरोना महामारी के दौरान सतर्कता और सावधानी हम जरूर रखें। सतर्कता और सावधानी से सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रदेश की जनता के हितों के लिए, उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के लिए, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए जो कुछ भी किया है, इन सभी उपलब्धियों के आधार पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा और निश्चित ही उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की विदाई होनी है। 10 मार्च तक जनता को मौका मिला है फैसला लेने का और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने यहां के किसानों को दुखी किया, गरीब जनता को दुखी किया, अन्याय की सभी सीमा लांघ गए, नौजवानों को बड़े पैमाने पर बेरोजगारी में छोड़ दिया, किसान के हित के लिए कोई फैसला नहीं लिया। इसलिए 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का ये तो वर्कर्स और जनता तय कर रही है कि किस तरीके से वो ले रहे हैं इस बात को। जहां तक ट्रेंड का मामला है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और ये तारीखें बदलाव की हैं। शुरुआत हो रही है 10 फरवरी से और 10 मार्च तक परिणाम आएगा।
उत्तर प्रदेश की जनता बहुत दिनों से बदलाव का इंतजार कर रही थी। अब एक नजर ग्राफिक्स पर डालते हैं और समझते हैं कि आखिर किस किस फेज में कौन कौन से जिलों में वोटिंग होगी और कब कब वोटिंग होगी। तो पहला चरण उत्तर प्रदेश में, जिसमें 11 जिलों की 58 सीटों पर वोटिंग होनी है। 14 जनवरी को इसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और 10 फरवरी को मतदान होगा। तो ये पहले चरण का चुनाव आपको हम बता रहे हैं। पहले चरण में पश्चिमी यूपी में वोटिंग होगी और किसान आंदोलन और गन्ना किसानों का मुद्दा काफी ज्यादा अहम पहले चरण में रहने वाला है। दूसरा चरण समझिए, 9 जिलों की 55 सीटों पर वोटिंग होनी है सेकंड फेज में। इसके साथ ही 21 जनवरी को नोटिफिकेशन इसके लिए जारी हो जाएगा और 14 फरवरी को मतदान होगा। इसमें बिजनौर है, सहारनपुर है, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं, शाजापुर, ये तीसरा चरण आप समझिए। दरअसल 59 सीट हैं और 16 जिले हैं। 25 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी होगा और 20 फरवरी को यहां पर मतदान होगा, जिसमें कासगंज, हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर ये शामिल हैं। चौथे चरण में 9 जिलों की 60 सीटें हैं। 27 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी होगा और 23 फरवरी को मतदान होगा। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर और बांदा, इन जिलों में वोटिंग होनी है। पांचवें चरण में 11 जिलों की 60 सीटों पर वोटिंग होगी और 1 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। इसके बाद 27 फरवरी को मतदान होगा। श्रावस्ती, बहराइच, बाराबंकी, गोंडा, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशांबी, चित्रकूट, प्रयागराज, इन जिलों में वोटिंग होनी है। और अगला जो चरण है, छठवां चरण, उसमें 10 जिलों में 57 सीटों पर वोटिंग होनी है। इसके साथ ही 4 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और 3 मार्च को वोटिंग होगी। 10 जिले हैं, 10 जिलों की 57 सीटों पर छठवें चरण में वोटिंग होनी है और 7वें चरण में 9 जिलों की 54 सीटों पर वोटिंग होगी। 10 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और इसके बाद 7 मार्च को मतदान होगा, यानी कि 7वां और आखिरी चरण 7 मार्च को है। 10 मार्च को चुनावी नतीजे आ जाएंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता अशोक पांडे हैं। अशोक जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता हिलाल नकवी हैं। नकवी साहब, आपका स्वागत है। और समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अभिषेक राय हैं। डॉक्टर अभिषेक राय, आपका स्वागत है। आरएलडी से प्रवक्ता रोहित अग्रवाल है। रोहित जी, आपका स्वागत है। एसबीएसपी से प्रवक्ता उमाशंकर राजभर हैं। उमाशंकर जी, आपका स्वागत है। अशोक पांडे जी, शुरुआत में आप ही के साथ कर रहा हूं। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने इसके साथ ही कई सारे सख्त नियम, कायदे, कानून भी बनाए हैं और इसमें सबसे पहले सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उन नियमों का सख्ती से पालन करें भी और करवाएं भी। अशोक जी, आपका पहला रिएक्शन इस पर। देखिए, निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में यही तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत है कि चुनाव समय से, और सबसे बड़ी बात है सारे राजनीतिक दलों की सहमति। रोहित बोल रहा हूँ, टाटा स्काई में कौन सा नंबर पे आता है? सतरंगी चुनाव 7 चरणों में होने जा रोहित रहा है। अग्रवाल बोल रहा हूँ। हम लोग टाटा स्काई दलों के लोग कोरोना बीमारी से जो कोई प्रभावित हो, इसका जरूर ध्यान रखें। कोरोना का जो नियम अनुपालन हो, कोरोना से बचने का, ओमिक्रॉन से बचने का, उसका अनुपालन हो, उसके साथ चुनाव लड़े। इसमें कोई दो राय नहीं है। उत्तर प्रदेश में इसका पालन निश्चित तौर पे किया जाएगा और जनता से जन जागरण के माध्यम से कहा जाएगा कि आपने कोरोना जिस तरह से ये महामारी फिर पूरे देश में फैल रही है। रोहित जी, माइक म्यूट कर लीजिए सर प्लीज। बचना जरूरी है, 2 गज की दूरी बनाना जरूरी है और मतदान जरूरी है। ये हम उनसे जरूर कहेंगे और अनुपालन भी कराने का काम करेंगे। ठीक है सर। डॉक्टर अभिषेक राय, तैयार है समाजवादी पार्टी? बिगुल बज गया है सर, इलेक्शन की तारीखों का ऐलान हो गया है आज। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी पूरी चुनाव में जाने के लिए तैयार है, क्योंकि बदलाव का चुनाव जनता इस आताताई भारतीय जनता पार्टी के सरकार को 10 मार्च को
घर भेज अभिषेक जी, आपकी आवाज में थोड़ा दिक्कत है, उस कनेक्शन को भी हम ठीक कराते हैं और आप सभी सम्मानित मेहमान हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, अपने दर्शकों को रूबरू करवा दें। कानपुर से बड़ी खबर है, जहां पर पुलिस कमिश्नर ने वीआरएस ले लिया है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, चुनाव लड़ने का ऐलान किया है उन्होंने। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। असीम अरुण ने फेसबुक पर पोस्ट किया है इस संबंध में। 1994 बैच के आईपीएस हैं असीम अरुण, जिन्होंने वीआरएस लिया है। राष्ट्र की सेवा करना चाहता हूं, ये असीम अरुण की ओर से कहा गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त कानपुर से मिल रही है, जहां पर पुलिस कमिश्नर ने वीआरएस ले लिया है, यानी कि समय से पहले रिटायरमेंट, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, चुनाव लड़ने का उन्होंने ऐलान किया है और कहा है कि राष्ट्र की सेवा करना चाहता हूं। बड़ी जानकारी इस वक्त कानपुर से आपको बता रहे हैं। वीआरएस के लिए आवेदन किया है पुलिस कमिश्नर ने। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, पुलिस कमिश्नर ने वीआरएस के लिए आवेदन किया है। कानपुर से खबर, उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इस वक्त बड़ी जानकारी कानपुर से आपको बता रहे हैं। पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने वीआरएस के लिए आवेदन किया है और चुनाव लड़ने का ऐलान असीम अरुण की ओर से किया गया है। फेसबुक पर एक पोस्ट उनकी ओर से किया गया, वो पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। 1994 बैच के आईपीएस हैं असीम अरुण, जिनका ये पोस्ट अब फेसबुक पर सामने आया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्र की सेवा करना चाहता हूं और इसलिए चुनाव लड़ने का ऐलान उनकी ओर से किया गया है। तो पुलिस कमिश्नर असीम अरुण वीआरएस के लिए उन्होंने आवेदन किया है। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, चुनाव लड़ने का ऐलान असीम अरुण की ओर से किया गया है। आईपीएस असीम अरुण ने फेसबुक पर पोस्ट किया है। 1994 बैच के आईपीएस हैं असीम अरुण और अब उन्होंने राष्ट्र की सेवा करने की इच्छा जाहिर की है और लिखा है फेसबुक के पोस्ट में कि राष्ट्र की सेवा करना चाहता हूं। ये पोस्ट फेसबुक का हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर लिखकर शेयर किया है। ये देखिए, संदेश कैप्शन इसका दिया है उन्होंने और ये पूरा पोस्ट है जिसमें उन्होंने वीआरएस लेने का ऐलान किया है, चुनाव लड़ने की बात भी कही है और ये कहा कि राष्ट्र की सेवा करना चाहता हूं। कानपुर से बड़ी खबर आपको इस वक्त हम बता रहे हैं, जहां पर पुलिस कमिश्नर असीम अरुण की ओर से वीआरएस के लिए आवेदन किया गया है, चुनाव लड़ने का ऐलान उनकी ओर से किया गया है। असीम अरुण ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया है और उस पोस्ट के जरिए ये सारी बातें सामने आई हैं। 1994 बैच के आईपीएस हैं असीम अरुण और अब उन्होंने अपने फेसबुक के पोस्ट में लिखा है कि वो राष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं और चुनाव लड़ने की बात भी उनके पोस्ट में। ये देखिए पोस्ट असीम अरुण का, ये पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। चुनाव लड़ने का ऐलान किया है असीम अरुण ने, फेसबुक पर पोस्ट किया है। वीआरएस के लिए आवेदन किया है आईपीएस असीम अरुण ने। राहुल वाजपेयी जुड़ गए हैं संवाददाता हमारे साथ इस वक्त। राहुल, क्या कुछ जानकारी मिल रही है असीम अरुण के इस फेसबुक पोस्ट को लेकर? जी देखिए, मैं बता दूं, कानपुर शहर के कमिश्नर हैं आईपीएस असीम अरुण और मैं बता दूं आज ही वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से लखनऊ मिले हैं। उसके बाद उन्होंने वीआरएस के लिए बात रखी है। कहीं ना कहीं ये भी दावे निकलकर सामने आ रहे हैं कि कन्नौज से तिरवा विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनका जो फेसबुक स्टेटस है वो पढ़ा जा सकता है कि प्रिय मित्रों, आपको ये अवगत कराना चाहता हूँ कि मैं वीआरएस स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया है, क्योंकि अब मैं राष्ट्र और समाज की एक नए रूप में सेवा करना चाहता हूं। तो निश्चित तौर से 1994 बैच के आईपीएस है और एटीएस का गठन करने वाले हैं। एटीएस का गठन इनके द्वारा किया गया, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सोच है जिसके चलते उन्होंने वीआरएस के लिए अप्लाई किया। जी राहुल, आपका बहुत शुक्रिया जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। एक बार फिर से अपने खास मेहमानों को रुख करेंगे, चर्चा पर वापस आएंगे। डॉक्टर अभिषेक राय, आप अपनी बात रख रहे थे सर, अपनी बात पूरी कर सकते हैं आप। हम बहुत सीधी सी बात कर रहे हैं। हम चुनाव आयोग को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने गाइडलाइंस बनाई है, समाजवादी पार्टी इसको पूरी तरीके से फॉलो करेगी। और रही बात जहां तक
जैसे उन्होंने बोला ना कि 5 से ज्यादा लोग नहीं जा सकते प्रचार के लिए। 15 तारीख तक उन्होंने रैलियों पे और जन यात्राओं पे रोक लगा दी है। हम उनका सम्मान करते हैं, हम उनकी बात मानेंगे, पर हमारा चुनाव आयोग से बस एक यही अनुरोध है कि वो निष्पक्ष होकर चुनाव कराए। आपने बंगाल का चुनाव देखा होगा, बिहार का चुनाव देखा होगा, तो हमारा चुनाव आयोग से बस एक अपील है कि वो उत्तर प्रदेश में बंगाल और बिहार जैसी पुनरावृत्ति ना होने दे और निष्पक्ष चुनाव कराने का प्रयास करे। समाजवादी पार्टी पर पे उनके साथ रहेगी, और क्योंकि समाजवादी पार्टी जनता की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, उनकी बात सुनना चाहती है और उनके मुद्दे उठाना चाहती है। तो सबको पता है 10 मार्च को जब रिजल्ट आएंगे तो अखिलेश जी आ रहे हैं। ठीक है। हिलाल लखमी साहब, कांग्रेस पार्टी भी तैयार है सर इलेक्शन के लिए? 7 चरणों में चुनाव होंगे, ऐलान हो चुका है, प्रेस कॉन्फ्रेंस आज कर दी इलेक्शन कमीशन ने। जी सर, कांग्रेस पार्टी भी तैयार है, उत्तर प्रदेश की जनता भी तैयार है भारतीय जनता पार्टी को विदाई देने के लिए और कांग्रेस को सत्ता में स्थापित करने के लिए। पूरी तैयारी से इस वक्त जनता जो है वो बहुत बेसब्री से इस चुनाव का इंतजार कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को गरीबी में नंबर 1 पे पहुंचा दिया, भुखमरी में नंबर 1 पे पहुंचा दिया, कुपोषित बच्चों में नंबर 1 पे पहुंचा दिया, सबसे खराब शासित प्रदेश में नंबर 1 के पर ये पहुंचा दिया। और ये सब नीति आयोग ने कहा है, ये कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा है। उसमें नंबर 1 पे पहुंचा दिया। पिछली मरतबा जो कोविड की महामारी हुई उसके बाद नीति आयोग ने बताया कि चिकित्सीय व्यवस्था में भी सबसे खराब चिकित्सीय व्यवस्था में नंबर 1 के ऊपर जो है वो उत्तर प्रदेश है। तो जाहिर सी बात है, जो हमारे प्रदेश की जनता है वो पूरी तरह से तैयार बैठी हुई है उस सरकार से जिसने इनको सिर्फ बेरोजगारी दी है, महंगाई दी है, गरीबी दी है, कुपोषण दिया है और भ्रष्टाचार दिया है। वो भ्रष्टाचार कि ऐसा भ्रष्टाचार पहले कभी देखने को नहीं मिला है उत्तर प्रदेश को। इन्होंने भ्रष्टाचार को संस्थागत कर दिया है। ठीक है। आज जो भ्रष्टाचार है उत्तर प्रदेश में वो संस्थागत भ्रष्टाचार है और उसके एक नहीं कई एक उदाहरण है। जैसे जब बच्चों के स्कूल का जूते बटे हैं तो एक पैर का जूता आ गया। जब जिस पत्रकार ने यह खबर छाप दी कि आंगनबाड़ी कार्यक्रम में किस प्रकार का भोजन दिया जा रहा है वो जेल में ठूस दिया गया और आंगनबाड़ी कार्यक्रम में वही भोजन जो है वो दिया जाता रहा। ठीक है। भ्रष्टाचार जो है कोरोना के जमाने में पीपीई किट में किया गया है। ऑक्सीजन जो है वो तो गायब ही कर दी गई थी उत्तर प्रदेश से। तो आज की तारीख में प्रदेश की जनता पूरी तरह से तैयार बैठी हुई है भारतीय जनता पार्टी के इस शासन कुशासन का जवाब देने के। ठीक है सर। रोहित अग्रवाल जी, पश्चिम की सीटों से ही शुरुआत हो रही है यूपी में चुनाव की, तैयार हैं आप लोग? हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी का सूखड़ा साफ करने की शुरुआत पश्चिम उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय लोकदल करेगी। राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन पूरी तरीके से तैयार है माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए और इस प्रदेश की जनता को भारतीय जनता पार्टी के झूठ जुमलों से मुक्ति दिलाने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। देखिए, जनता बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी इनको जवाब देने का। जिस तरीके से इन्होंने कोरोना काल में भ्रष्टाचार किया, जिस तरीके से इन्होंने जनता को हर स्तर पे त्रस्त करने का काम किया, युवा आंदोलित है, किसान आंदोलन के अंदर इन्होंने किसानों को ठगने का काम किया, खाद की बोरी से 5 किलो चोरी करने का काम किया, इन्होंने जनता को हमेशा इन्होंने गुमराह करने का काम किया और अपने जुमलों में फंसाने का काम किया। जनता बहुत दिनों से चाह रही थी, इस तारीख का इंतजार कर रही थी कि कब चुनाव अनाउंस होंगे और कब हमको वोट देने का मौका मिलेगा, जब हम भारतीय जनता पार्टी ने जो झूठे वादे करके वोट लिया था उसका हिसाब किताब करने का। देखिए, गन्ना किसान चाह रहा था कि 14 दिन में जो भुगतान करने की इन्होंने बात की थी वो भुगतान होए, लेकिन असल सच्चाई क्या है कि 16,000 करोड़ रुपए आज भी गन्ना किसानों का बाकी है। देखिए, आलू किसान चाहता है कि उसके आलू पे एमएसपी मिले और उसकी खरीद सुनिश्चित हो, पर भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी तरीके की राहत आलू किसान को नहीं दी। आज धान किसान चाहता है कि हमारी धान की फसल की खरीद हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको खरीद के राजी नहीं है। तो हर तरीके से किसानों को त्रस्त करने का, युवाओं को त्रस्त करने का, व्यापारियों को परेशान करने का, कोरोना काल के अंदर व्यापारियों को परेशान करने का, जेल भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा प्रदेश की जनता के विपरीत हित के विपरीत जाके काम किया है। तो ऐसी स्थिति में प्रदेश की जनता बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी कि कब हमको मौका मिलेगा इन झूठों की सरकार से
मुक्ति पाने का, और अब जनता के पास मौका है इन झूठों की सरकार से मुक्ति पाने का। इसके साथ हम ये भी चाहेंगे, क्योंकि एक ये नए तरीके का चुनाव होने जा रहा है जो शायद पूरी तरीके से डिजिटल चुनाव होगा, बिल्कुल। तो इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के झूठ से जनता को एक बार फिर बचना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर, क्योंकि उनके पास अथाह पैसा है, भ्रष्टाचार करके उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म मजबूत बनाया है। उन्होंने सारे जिलों में 5 स्टार अपना ऑफिस बनाया है, जो कि हाईली टेक्निकल ऑफिस है, पर वहीं पे हम लोग अभी उतना स्ट्रांग नहीं है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। भारतीय जनता पार्टी झूठ परोसने में बहुत माहिर है, तो जनता को यह भी समझना पड़ेगा कि दोबारा इनके छल में ना फंसे और इनके झूठ में ना फंसे। और साथ में चुनाव आयोग को भी ये सुनिश्चित करना होगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक भी गाइडलाइंस का मतलब पालन नहीं करती है, तो चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं निष्पक्ष होकर ये करना पड़ेगा कि विपक्ष को जितना वो चुनाव की गाइडलाइंस को फॉलो करवाएं, उतना ही सरकार को भी फॉलो कराएं, ना कि पंचायत चुनाव की तरह। हमने देखा था किस तरीके से लोगों को पर्चा भरने से रोका गया था, किस तरीके से महिलाओं की साड़ी फाड़ी गई थी, किस तरीके से वहां पे बूथ कैप्चरिंग हुई थी, तो उससे भी हमें बचाना है जनता को। देखिए, जनता अब तैयार है और विपक्ष भी पूरी तरीके से तैयार है। अब भारतीय जनता पार्टी का विदाई का बिगुल बज चुका है। ठीक है। उमाशंकर राजभर जी, एग्रेशन और बढ़ा या नहीं बढ़ा चुनाव के प्रति इलेक्शंस की डेट फाइनल होने के बाद? पराग जी, इस बात को ध्यान रखिए कि आज हम उस लोकतंत्र के उत्सव को स्वागत करते हैं जो घोषणा हुई है। दूसरी बात देखिए, चुनाव आयोग भी सपा गठबंधन के साथ में लगता है, ऐसा महसूस हो रहा है। जो 7 चरण में चुनाव की घोषणा उसने किया है, पहले के 2 चरण जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो किसानों का गढ़ है, जिसमें जयंत चौधरी यानी राष्ट्रीय लोक दल का गढ़ है, और जो 56 इंच का सीना रखने वाले माननीय प्रधानमंत्री थे, पिछले 1 हफ्ते में आप देखे होंगे किस तरह से किसानों से डरे हुए। दूसरी घटना आपको 2 दिन पहले की है, उन्नाव के भाजपा के विधायक गुप्ता जी थे, किसान ने मंच पे चढ़ करके भाजपा के विधायक को थप्पड़ मारा है। तो किसानों से इनकी हार की शुरुआत होने जा रही है। और आप आ जाइए तीसरा और चौथा चरण जो मध्य यूपी का है, जिसमें व्यापारियों के कन्नौज शहरों में इन्होंने छापा मारने के काम किया, जिस तरह से सीबीआई, एनआई, आईटी सबको ला करके व्यापारियों को परेशान करने का, तो व्यापारी भी इनका इंतजार कर रहे हैं। और अब आ जाइए लास्ट के 3 चरण पूर्वांचल में सुहेल जो भारतीय समाज पार्टी और सपा गठबंधन का पूरा गढ़ है, और यहाँ पे जो ललका साह है भाजपा का, वह इनका इंतजार कर रहा है किसान। दूसरी बात पराग जी मैं बता दूं, देश का जो युवा तो क्या करता है कि अब आ जाइए, माँ बाप जो बच्चे पास होंगे उनको लैपटॉप मिलेगा, जो महिलाएं जो बच्चियां हैं वह पास होगी तो उनको कन्याधन 20,000 रुपए मिलेगा, जो महिलाएं हैं उनको 1500 रुपए समाजवादी पेंशन मिलेगा, जो गरीब है उसको 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, जो ओबीसी समाज है उसकी जाति जनगणना हो जाएगी, और सामाजिक न्याय समिति। और सबसे बड़ी यह तो घातक है भाजपा के लिए, जो सरकारी मशीनरी का उपयोग करके जुमलेबाजी की तरह आप देखे होंगे पराग जी, पिछले 1 महीने में माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी सरकारी तंत्र का उपयोग करके सरकारी बसें, समूह की महिलाएं, मनरेगा के पुरुष सबको जमा करके, भीड़ जमा करके यह प्रदर्शित कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हम विकास कर रहे हैं, लेकिन यह सामाजिक या सरकारी संस्थाओं का यह दुरुपयोग कर रहे थे। तो सबसे बड़ी भाजपा की 10 मार्च को विदाई है, और हम लोग को इशारा है जब तक भाजपा की विदाई नहीं, तब तक कोई ढिलाई नहीं। तो किसान, युवा, छात्र, महिलाएं सब इनका इंतजार कर रही है। 10 मार्च को भाजपा उत्तर प्रदेश से साफ है। ठीक है। अशोक पांडे जी, अब जवाब दीजिए सर, आप बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं, सबकी बात का जवाब आप देना चाह रहे हैं। मैं चाहूंगा बहुत संक्षेप में सबकी बात का जवाब आप दें। अशोक जी। जैसे मैं बहुत देर से इन मुंगेरी लालों को सुन रहा था, ये हसीन सपने देख रहे हैं मुंगेरी लाल, मुझे आ रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश में अपराध का राजनीतिक, वो तो हमारे मुख्यमंत्री देखते हैं। अशोक जी आप भूल गए, ये जो हसीन सपने वो हमारे मुख्यमंत्री जी देखते हैं। ये लोग हैं जो अब तो उनको अपनी जीत जो है वो सपनों में नजर आने लग गई है। लोग हैं जो गायत्री प्रजापति मंत्र का जाप करते रहे, बेटे को छोड़ दिया लेकिन गायत्री प्रजापति को नहीं छोड़ा। ये वही लोग हैं। अजय मिश्रा भूल गए, अजय मिश्रा तेरी भूल गए हो पांडे जी। नहीं दिला हम जब प्रवासी मजदूरों को ला रहे थे
उनकी व्यवस्था करा रहे थे, भोजन की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था। उस समय अखिलेश जी ट्वीट कर रहे थे, गंगा में लाशें बहा रहे थे, और जब हमने थाली गंगा में लाशें बहा रहे थे, ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। अखिलेश यादव ने कहा, अरे बाप रे बाप, मोदी की वैक्सीन, भाजपा की वैक्सीन, ये लोग जनता के साथ चीट कर रहे थे, ये लोग राष्ट्रद्रोह कर रहे थे, ये बयान देके कि मोदी की वैक्सीन नहीं लगाना है। लेकिन जनता ने ही नहीं, उनके पिता ने भी उनका कहना नहीं माना। और उत्तर प्रदेश में आज जो कानून की व्यवस्था है, उत्तर प्रदेश में गुंडा राज खत्म हो रहा है। हमारे बुलडोजर उनके पीछे है, विकास दुबे जैसे लोगों का इनकाउंटर होता है। अशोक जी थोड़ी क्रिकेट खेल लीजिए, आप लोगों के बारे में जानकारी चाहिए, थोड़ी सी क्रिकेट खेलिए ना। ठीक है सर, अशोक जी थोड़ा सा क्रिकेट खेल। अरे जनता पूछेगी पिछले 5 साल में क्या काम किया उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है, चलिए प्लीज एक एक करके आ रहे हैं। ठीक है, बारी बारी से आ रहे हैं अत्याचार हुआ, उसका क्या जवाब दोगे? ठीक है, तब तक सपा में रहेंगे, कोई तय है क्या? ठीक है अशोक जी। अरे जयंत चौधरी की चिंता छोड़ो, अपनी चिंता करो। कुर्सी जा रही है, कुर्सी जा रही है। जो मलाई चाट रहे थे अभी तक, जो रबड़ी खा रहे थे, उसकी चिंता करो। खिसक गई है। अशोक पांडे जी, नीचे देखो, समस्या ये है कि जमीन नीचे आपके पैरों के बच्चे। ठीक है, चलिए कम से कम सर 2-2 3-3 लोग बोलकर तो मत दबाइए अशोक जी की आवाज को। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, एक साथ नहीं प्लीज। ठीक है अशोक जी, कंप्लीट करिए अब आप। चले जाएंगे परसों, असमगढ़ संग्राम परिषद में चले जाएंगे। अरे ठीक है, चलिए ठीक है। अभिषेक जी अब जवाब देना चाह रहे हैं सर आपकी बात का। ठीक है, ठीक है अशोक जी, ठीक है, ठीक है अशोक पांडे जी। जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में क्या काम किया, तब क्या जवाब दोगे अपनी जनता को? ठीक है रोहित जी, आऊंगा सर, थोड़ा सा रुक जाइए प्लीज। सबका साथ, सबका विकास। ठीक है अशोक जी, अशोक जी ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के नेता, ठीक है, ठीक है सर प्लीज, पार्टी के 5 स्टार ठीक है बनाए, उसका विकास। अशोक जी ठीक है सर, हो गया सर। अब जनता जवाब देने के लिए तैयार है। रोहित जी आ रहा हूँ, थोड़ा सा रुकिए प्लीज। रोहित जी प्लीज सर, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विकास किया है ना। ठीक है रोहित अग्रवाल जी, थोड़ा सा रुकिए सर। चिंता मत करो पांडे जी। ठीक है सर, बारी बारी से आ रहे हैं। अदालत है, ठीक है सर प्लीज, की अदालत है। यहाँ ठीक है, आपका झूठा विकास नहीं। ठीक है सर, थोड़ा धैर्य रखिए प्लीज। पैसे का हिसाब होगा, यहाँ पे हिसाब होगा। उन ब्राह्मण सर ऐसे समझ नहीं आ रहा है आप लोग क्या बोल रहे हैं, जो सरकार समय अलग से खराब हो रहा है। प्लीज प्लीज थोड़ा रुकिए। रोहित जी थोड़ा सा रुक जाइए प्लीज। रोहित जी, पांडे जी प्लीज, प्लीज सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है पांडे जी प्लीज। डॉक्टर अभिषेक बराय, यहाँ उन्हें ऑक्सीजन के सिलेंडर का भी हिसाब होगा। ठीक है रोहित जी, थोड़ा सा रुकिए सर, आ रहा हूँ आप ही के पास आऊंगा, थोड़ा सा रुकिए प्लीज। डॉक्टर अभिषेक राय। पराग जी देखिए, ये माफियाओं की क्रिकेट लीग बना के माफिया भारतीय जनता पार्टी लीग खेलते हैं। धनंजय सिंह जो है जौनपुर में क्रिकेट खेलते हैं एसपी ऑफिस के बाहर, और इन्होंने बनारस के डॉन को एमएलसी बना दिया। धनंजय सिंह साहब की वाइफ को इन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया। ये कैसी बात करेंगे? अजय मिश्रा टेनी ने कहा मेरा इतिहास जान लो। पांडे जी इतिहास जानते हो अजय मिश्रा टेनी का? 96 के हिस्ट्री शीटर है, जाके चेक कर लीजिए, थाने में रिपोर्ट दर्ज है, हिस्ट्री शीटर है। सुन लीजिए पांडे जी, पांडे जी सुन लीजिए, जमीन खिसक रही है। आपने क्या दिया? आपने उत्तर प्रदेश के गंगा मां ने बुलाया था और गंगा मां में लाशें तैरा दी। ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। इतने झूठे हो आप लोग कि आपने कहते हो कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा, तो क्यों ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हो? क्यों ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हो? पांडे जी जनता जवाब देगी। जमीन खिसक गई है आपकी और जवाब होने जा रहा है, और आपके पहले मत बौखलाओ, इतने हताशा में मत बोलो। सबको समझ में आ रहा है। देखिए पांडे जी, सबको समझ में आ रहा है कि आप क्या। अशोक जी रुकिए सर, अशोक जी थोड़ा लगा रहे हैं। ये नरेंद्र भाई मोदी की देन है। ठीक है, चलिए आपस में मत झगड़िए सर, ऐसे मत झगड़िए, समय खराब हो रहा है सर प्लीज। भाग गए। ठीक है, चलिए ठीक है सर। पांडे जी सुनना नहीं चाहते। ठीक है पांडे जी, थोड़ा सा धैर्य रखिए सर। अभिषेक जी कंप्लीट करिए आप फटाफट। पांडे जी होशियार प्रवक्ता है, सब जानते हैं। पांडे जी प्रबुद्ध वर्ग से आते हैं। पांडे जी सब समझते हैं कि अब जमीन खिसक चुकी है, अब हमें जाने का समय आ गया है, इसलिए पांडे जी आज शांत है। ठीक है, चलिए अभिषेक जी कंप्लीट करिए। देखिए मैं पराग जी बहुत सीधी सी बात कहता हूँ। जी जी जी, जिस देश के
स्वास्थ्य मंत्री और जिस प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री ये लिखित में विधानसभा और संसद में बयान देता है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा, तो इन्होंने जनता का मखौल उड़ाया, इन्होंने सेकंड कोरोना वेव में मखौल उड़ाया और जनता इनको एकदम जवाब देने जा रही है। जिसके घर में मृत्यु हुई है, पांडे जी को शर्म नहीं आती, ये किस तरह की बातें करते हैं? आप बताओ, ये महंगाई पे आज बात करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। 2014 अशोक जी अब रुकिए सर, प्लीज थोड़ा सा रुकिए। बगल में बैठा लिया आपने। अरे डायलॉग रखने से नहीं चलेगा, मंच नहीं है, जवाब देना सीख लो। जनता बदल रही है, गए दिन अच्छे दिन आने का वादा किया। ठीक है, चलिए अच्छी बात है सर, अच्छी बात है। कम से कम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात होनी चाहिए, क्राइम पर बात होनी चाहिए, विकास के मुद्दों पर बात होनी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन इन मुद्दों को ग्राउंड पर हम लेके जाएंगे और अच्छी बात होगी, टीवी बहस के अलावा भी। हिलाल लखवी साहब, बहुत जरूरी है कि ऐसे मुद्दों पर हम बात करें जो कि विकास से जुड़े हुए हैं। जी, तभी हमने देखिए, आपको जब शुरुआत में बात की थी तो ये बताया था कि भारतीय जनता पार्टी ने कितना विकास किया है उत्तर प्रदेश का, आपको एक एक पूरा हिसाब दिया है। अब अगर विकास के नाम के पर आए तो इन्होंने विकास जो है वो सबसे ज्यादा किसानों का कर दिया विकास, इतना ज्यादा विकास कर दिया कि इनके जो मंत्री हैं वो उनको टायरों तले रौंद देते हैं। आज की तारीख में किसानों का इतना ज्यादा विकास कर दिया है कि वो बेचारे अपने गन्ने का मूल्य नहीं पा नहीं। पांडे जी आप बोल लीजिए, आप बिल्कुल बोल लीजिए, आप ही बोलो पांडे जी, हम समझ जाते हैं, आप ही बोल लो। नहीं पांडे जी आप बोले, आप जितना बोलेंगे उतना हमको फायदा होगा, क्योंकि सच तो आप बोलेंगे नहीं, जनता को। चलिए लखवी साहब कंप्लीट करिए सर, टॉपिक पर आए, कंप्लीट करिए। पांडे जी थोड़ा सा धैर्य रखिए सर, एक राउंड और हो जाए फिर आ रहा हूं आपके पास। पराग जी बोलने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को बोलने दीजिए। नहीं सर, आप बोलिए सर, कंप्लीट करिए। भारतीय जनता पार्टी कोई सच नहीं बोलता। कंप्लीट करिए, उसके बाद रोहित जी आपके पास आ रहा हूं। जी, तो यहाँ की यूरिया की जो हालत है वो भी हम लोगों ने देखा कि किस तरह से यहाँ पर यूरिया की कमी है, उसके अंदर लाइन में लगे हुए लोग जो है वो किस तरह से बेचारे जो है वो मर गए, उनको यूरिया नहीं मिली, आत्महत्याएं किसानों ने उसकी वजह से की, वो भी हमने देखा है। तो देखिए, विकास के नाम के ऊपर सर्वनाश किया है, ये जो सबका साथ सबका विकास नहीं है, इसके अंदर ये सबका एक साथ सर्वनाश भारतीय जनता पार्टी ने आपके 5 साल में की है। और डबल इंजन की सरकार ने अपने जो उनके पहिए हैं, डबल इंजन की सरकार के जो पहिए हैं, उससे गरीब जनता को रौंद दिया। इतना रौंद दिया है कि आज मुख्यमंत्री अपने गर्व से कहते हैं कि 24 करोड़ की जनसंख्या में 18 करोड़ लोग 5 किलो अनाज लेने के लिए लाइन में खड़े हो जाते हैं। इतनी गरीबी जो है आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को दी है। 66% लोग जो हैं वो जो है उनको इतना गरीब कर दिया है कि उनके पास खाने को नहीं है, उनके पास काम करने को नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जाते लाइन में खड़े हो जाते और लाइन में खड़े होकर के जो है 5 किलो अनाज लेकर के आते। ये भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश सरकार को गिफ्ट है, जो उन्होंने इतनी लंबी 300 से ऊपर सीटें दी। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया कि जो मुख्यमंत्री ने कहा उसकी बात हम बता रहे हैं। 18 करोड़ लोगों को झोला पकड़ा दिया कि जाओ जाके 5 किलो अनाज प्राप्त करो, उसके लिए लाइन में खड़ा कर दिया। ये इनकी विकास है। विकास के नाम पे इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कुछ हाईवेज जो हैं उसको बारे में कहा कि ये हाईवे मैंने बनाए, किसके लिए बनाए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां जिसके पर फर्राटा भरेंगी। गरीब तो बेचारा झोला लेकर के अपने अनाज लेने जाएगा ना, 18 करोड़ की जनता तो अनाज लेने जाएगी। और फर्राटा उसके ऊपर, गाड़ियों के ऊपर कौन भरेगा, इनके जो सूटेड बूटेड मित्र हैं जी, जो सूट बूट की सरकार है उसके मित्र जो है वो उसके ऊपर फर्राटे भरेंगे। हमारे पैसे से, हमारे टैक्स से उसके ऊपर वो लोग दौड़ेंगे और हम लोग जिन्होंने टैक्स दिया है वो लाइन में खड़े होकर के जो है वो अनाज लेंगे। ये इनकी विकास की कुल कहानी है। इनके विकास की कहानी ये है कि स्मृति ईरानी जी ने लोकसभा में कहा कि भारत में सबसे ज्यादा अगर कुपोषित बच्चे हैं तो वो उत्तर प्रदेश में है। ये इन्होंने विकास के नाम के ऊपर दिया है। नीति आयोग ने कहा है कि अगर सबसे ज्यादा गरीबी कहीं है पूरे देश में तो वो उत्तर प्रदेश में है। ये इनका विकास। ठीक है सर। सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहीं है तो उत्तर प्रदेश में है। ये इनका विकास है। ठीक है। रोहित अग्रवाल जी, एक बड़ी चुनौती इस बार के आप लोगों के सामने रहेगी जो वर्चुअल माध्यम से प्रचार करने की चुनाव आयोग ने रखी है, क्योंकि कोविड का काल है और इस पर भी मंथन करना बहुत जरूरी है कि कैसे हम संक्रमण को भी रोक सकें और इलेक्शन भी सफलतापूर्वक हो पाए।
नहीं, बिल्कुल बड़ी चुनौती होगी। मैंने आपको जैसे अभी पूर्व वक्तव्य में भी बताया मैंने कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ चुनाव ही लड़ा है और झूठ फैलाने में भी ये नंबर 1 पार्टी है। क्योंकि ये ऐसा भी हो सकता है कि चुनाव के अंदर ये बता दें, महात्मा गांधी जी की भी एंट्री करा दें ये कि महात्मा गांधी जी आए थे, उन्होंने अपील की थी कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दो, तो भारतीय जनता पार्टी के झूठ से हमें जनता को बचाना पड़ेगा। नहीं, ये तो मतलब अब चुप हो जाओ पांडे जी, मतलब आप तो प्रबुद्ध वर्ग से आते हो, कम से कम आप तो कुछ मतलब निष्ठा रखो डिबेट के प्रति, मतलब प्रवक्ता हो ऑफिशियल। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि इनका सूखड़ा साफ होने वाला है, इसके लिए पूरी तरीके से ये झूठ की तैयारी कर लेगी। देखिए, इन्होंने, आपको याद होगा जब किसान आंदोलन हो रहा था तो किस तरीके से किसानों का अपमान किया था। इन्होंने एक कार्टून बनाया था जिसमें राकेश टिकैत जी को बाल से पकड़ के भारतीय जनता पार्टी लेके जा रही थी। तो इस तरीके के दुखद चीजें भारतीय जनता पार्टी करने में बहुत एक्सपर्ट है और ये झूठ को पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से परोसने में और चिल्ला चिल्ला के झूठ बताने में ये नंबर 1 पार्टी है। तो इसलिए ये डेफिनेटली एक टफ चुनाव होगा विपक्ष के लिए, क्योंकि हम लोगों, देखिए हम लोग गरीब पार्टियां हैं और हम लोग के पास कोई भ्रष्टाचार का पैसा नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी ने लूट के शमशान के अंदर भ्रष्टाचार तक किया। इन्होंने कोरोना काल में पीपी किट में भ्रष्टाचार किया और इनके पास बहुत बड़े संसाधन हैं और इनके पास डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बहुत बड़ा है, टेक्नोलॉजी वाइज हमसे बहुत आगे हैं। तो क्योंकि हमको जनता को बचाना भी है, हमको रैली भी करनी है, अपने कार्यकर्ताओं को भी बचाना है, तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए डेफिनेटली एक टफ चुनाव होगा, पर जनता खुद तैयार है। मैं आपको बता दूं, जनता खुद पूरी तरीके से थक चुकी है भारतीय जनता पार्टी के झूठ से, जुमलों से। आप देखिए किस तरीके से जनता का इन्होंने अपमान किया है। कोरोना के अंदर किस तरीके से इन्होंने कहा कि साहब ऑक्सीजन से किसी की मौत ही नहीं हुई। अरे ये बेशरम लोग हैं, इनको इतनी शर्म नहीं आई कि जहां लोगों ने लाइन में लग के और मतलब 24-24 घंटा लोग लाइन में लगे रहे अपने परिजनों के ऑक्सीजन लेने के लिए, अस्पतालों की लाइन में लगे रहे, शमशान तक की लाइनों में लोगों ने लगने का काम किया, उसके बाद उनका अपमान करने का इन्होंने काम किया। इनके पास एडवर्टीजमेंट करने के लिए तो पैसे हैं, प्रचार करने के लिए पैसे हैं, पर कोरोना में मृत लोगों के परिवारों को सहारा देने के लिए इनके पास पैसे नहीं होते हैं। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जाके हलफनामा देते हैं कि हम तो 4 लाख रुपया नहीं दे पाएंगे, जो खुद भारतीय जनता पार्टी ने कमिट किया था कोरोना काल में मृत्यु हुए लोगों को देने के लिए, उनके परिवारों को देने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक झूठ का बड़ा पुलिंदा है। भारतीय जनता पार्टी ये जनता समझ चुकी है कि ये सिर्फ झूठ और प्रचार के दम पे चुनाव जीतते हैं। तो इसलिए जनता खुद तैयार है इनको हराने के लिए, इनको हटाने के लिए और गठबंधन की सरकार को लेके आने के लिए। जो राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी और राजभर जी की पार्टी है, जो मिलके एक गठबंधन हुआ है, ये एक विकास की गंगा बहाने का काम करेंगे, सच्चे विकास की गंगा बहाने का काम करेंगे। इनकी तरह नहीं है कि जो कहते रहे गंगा साफ कर दी और आचमन करने से भागे। प्रधानमंत्री जी आचमन नहीं करते, मुख्यमंत्री जी आचमन नहीं करते, पांडे जी आचमन नहीं करते, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आके कहते हैं कि साहब हमने तो गंगा को निर्मल बना दिया और स्वच्छ बना दिया। तो अब असल विकास की गंगा बहेगी। ठीक है, और हमारे गठबंधन की सरकार 10 मार्च को प्रदेश के अंदर बनने जा रही है। ठीक है सर। पांडे जी थोड़ा सा रुकिए, आप ही के पास आऊंगा, उससे पहले उमाशंकर जी, मुद्दे तय हैं आपके और अलायंस का जो एजेंडा है वो तय हो चुका है। पराग जी, इस बात को ध्यान रखिए, हमारा जो गठबंधन है, पहले तो आप देखिए 27 अक्टूबर के पहले आप लोग यही कह रहे थे कोई भाजपा से लड़ाई में नहीं है, लेकिन यही 27 अक्टूबर के बाद मऊ के मैदान में जब अपनी गठबंधन का ऐलान किया अखिलेश जी जो है, उसके बाद से आप देखिए अब उत्तर प्रदेश में लड़ाई केवल सपा और भाजपा की रह गई है। दूसरी बात, जो कांग्रेस के मित्र हैं, आपके मित्र हैं या बसपा, इसको अब जनता नोटिस नहीं ले रही है। और सबसे बड़ी आप बात को ध्यान रखिए, कोरोना काल डिजिटल काल कहा जाएगा। आज के डेट में जो भी युवा है, जो भी सबके पास कोई न कोई मोबाइल है, क्योंकि एजुकेशन के माध्यम से आपने देखा होगा, तो आज प्रचार करना, जो भी छोटी पार्टियां हैं चाहे बड़ी पार्टियां हैं, पूरी जनता जो है, शिक्षित जनता है, जान रही है डिजिटल के माध्यम से। यह तो भाजपा इसके पहले 14-19 इसके पहले यह जो झूठे प्रचार करते थे डिजिटल पे, यह मैनिपुलेटिंग जो है कार्टून भेजते थे, अब जनता इनकी सच्चाई को तुरंत
अच्छी तरह से जान गई है कि जनता भटकने वाली नहीं है। दूसरी बात, अब पराग जी आप देखे होंगे, कभी भाजपा महंगाई के बारे में नहीं बोलती है। आप पूछ लीजिए, इसके पहले इनके स्वतंत्र देव सिंह थे, एक चैनल पे आगे सीधे से कह रहे थे नहीं नहीं उत्तर प्रदेश में कोई महंगाई नहीं है। लेकिन आप सोचिए क्या स्थिति है, गरीब कैसे जी रहा है। इनका जो 5 किलो राशन मिल रहा है, क्या उससे गरीब तो कहता है हमको शिक्षा दे दो, हमको रोजगार दे दो, हमारे बच्चे अच्छे हो जाएंगे। ठीक है। और दूसरी बात, ये बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे तो 69 भर्ती घोटाला हुआ जिसमें शिक्षक लखनऊ में लाठी खा रहा है, वह तो इनको याद कर रहा कि आ जाइए इलेक्शन में, हम आपको उसी लाठी से कैसा जवाब देते हैं आपको बता दे रहे हैं। किसान के बारे में जो इनके लाल और काले साड़ है, आप देख रहे हैं किसानों को जो धन टुकड़ा कर रहे हैं वो तो आप देख ही रहे होंगे। तो जनता किसान है चाहे युवा है, जब इनका वेट करे, इंतजार करे इलेक्शन का, 2022 आने दीजिए, इनके झूठे जुमलों का पूरा पोल खोल होने वाला है। और 2022 में बाबा जी अशोक पांडे जी कह दीजिए जाकर के आप भी उनके साथ में गोरखपुर मठ में पूजा करिए, उसके अलावा कुछ बचा नहीं है आपके पास। ठीक है सर। अशोक पांडे जी, इतना इनसिक्योरिटी क्यों डिजिटली प्रचार पर विपक्ष को लग रही है सर? आखिर इतना इनसिक्योरिटी क्यों? देखिए, विपक्ष पहले ही से मान ले रहा है कि वो हार जाए। नहीं, हम झूठों से बहुत डरते हैं पांडे जी, हम बहुत डरते हैं। हम जानते हैं आप झूठों के प्रचार तंत्र के मालिक हैं, हम बिल्कुल डरते हैं आपसे। आपके झूठे प्रचार से हम बहुत डरते हैं पांडे जी। हम बिल्कुल मानते हैं कि आप झूठ को परोसने में नंबर 1 पार्टी हैं, हम बिल्कुल मानते हैं पांडे जी। तो भगवान श्री कृष्ण संग आए मथुरा से, ये जो अखिलेश जी ने बताया, मेरा ये मानना है कि अरे उससे पहले आपके सांसद जी के सपने में आए थे भगवान श्री कृष्ण, ये भी बताया आपके सांसद जी ने, चिट्ठी में लिख के बताया कि उनके सपने में आए थे भगवान कृष्ण। तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने 80 करोड़ लोगों को अन्न दिया, ये कोई बुरी बात है क्या? उत्तर प्रदेश शर्मानी चाहिए नहीं, ये बड़ी दुखद बात है, ये बड़ी दुखद बात है। आऊंगा रोहित जी, प्लीज सर रुकिए। अभिषेक जी आप ही के पास आऊंगा, थोड़ा सा रुक जाइए। जनता में से 80 करोड़ जनता 84 रुपए का राशन लेने के लिए लाइन में लगी है, ये बड़ी दुखद बात है पांडे जी, बिल्कुल दुखद बात है। अगर 2014 के बाद जनता की स्थिति आपने ये कर दी है। ठीक है रोहित जी प्लीज सर प्लीज। मैं पांडे जी का जवाब दे रहा हूँ भैया। सर आऊंगा ना, अपनी बारी पर सर बोलिएगा प्लीज, थोड़ा रुकिए जवाब सर प्लीज। अरे सर अपनी बारी पर जवाब दीजिए ना, बीच में नहीं बोलेंगे ना, वो भी तो आपको सुन ही रहे थे। ठीक है प्लीज सर, प्लीज थोड़ा सा रुकिए, धैर्य रखिए सर, धैर्य रखिए थोड़ा। अभिषेक जी आप ही के पास आऊंगा, पांडे जी अपनी बात कंप्लीट करिए आप। नहीं रहा भारतीय जनता पार्टी को कुर्सी से हटते हुए देखने का। ठीक है चलिए अभिषेक जी, अभी स्वतंत्र देव सिंह को मैं कुछ देर पहले सुन रहा था, लाइव आ रहे थे वो, उनसे सवाल किया रिपोर्टर ने कि अखिलेश यादव ये कह रहे हैं अपने पोस्टर लगाकर कि हम आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं। तो स्वतंत्र देव सिंह ने सवाल किया पलटकर कि आखिर किस लिए आ रहे हैं? क्या माफियाओं को छुड़ाने के लिए आ रहे हैं, गरीब जनता को और परेशान करने के लिए आ रहे हैं? और कई सारी बातों का जिक्र उनकी ओर से किया गया। स्वतंत्र देव जी खुद जाते हैं माननीय नेताजी से मिलने, कहते हैं कि मेरे साथ पार्टी में सही नहीं हो रहा है, और ये सारी मीडिया ने देखा है, ठीक, और सारे न्यूज चैनलों पे वो चीजें आई, तो वो जाते हैं नेताजी के पैर छूने कि मेरी पार्टी मेरे साथ सही नहीं हो रहा। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि चले आओ। अरे चुप रहो पांडे जी, चुप हो जाओ। पांडे जी जवाब देने दोगे? पांडे जी जवाब देने दो, आप ही जवाब दे दो मेरा। अशोक जी पांडे जी मेरा जवाब आप ही दे दो। चलिए सुन रहे हैं, कंप्लीट करिए आप। प्रवक्ता बन जाओ, बढ़िया सर, आगे डेकोरम रखा करो, कुछ भी डेकोरम नहीं है आपके पास। इतने सीनियर आदमी, आपकी सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं। चलिए सर, अभिषेक जी आगे बढ़िए सर। हाँ पराग जी, मैं वही कह रहा हूं कि स्वतंत्र देव जी की बात का कोई मतलब नहीं। आप एक चीज बताइए, जो अजय मिश्रा टेनी को ये लोग मंत्री बना के बैठे हुए हैं, और जबकि एसआईटी की रिपोर्ट में आ गया कि इनका बेटे ने साजिशन हत्या करी। 26 सितंबर का जो भड़काऊ बयान था माननीय गृह राज्य मंत्री का बयान था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि गृह राज्य मंत्री भड़काऊ बयान देते हैं और उनको बर्खास्त नहीं किया जाता। आप बताएं ना, इसके ये सूचिता की बात क्या करेगी? ये महंगाई पे बात नहीं करना चाहते, क्योंकि इनके स्वतंत्र देव जी कहते थे कि उत्तर प्रदेश में कोई महंगाई नहीं, कोई महंगाई नहीं। ये स्वतंत्र देव जी थे जो कहते थे कि 3 काले कानून वापस नहीं होने चाहिए, हम किसानों को हक दिला रहे हैं। जब 700 किसान शहीद हो गए तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आके माफी मांगी, इनको शर्म आनी चाहिए। इन लोग को कहते ना, इतना जुमला ये लोग देते हैं, चाहे इनके प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे इनके स्कूल मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो,
इन लोगों के पास जुमलों के अलावा कुछ होता नहीं। ठीक है, इन्होंने क्या, आप मुझे बताओ, कहते हैं कि समाज के हर वंचित वर्ग को निश्चित न्याय मिलना चाहिए। जातिगत जनगणना कराने के बाद संसद में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही थी, लेकिन इनके सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा डाला कि हम नहीं कराएंगे जातिगत जनगणना। हमारी सरकार ने कहा हम अपने, अगर हमारी सरकार बनती है उत्तर प्रदेश में, हम 3 महीने में जातिगत जनगणना करके दिखाएंगे, ताकि जिसका जो हक है, जिसका जितना अधिकार है, उसको वो मिलना चाहिए। ठीक है, हम तो हर समाज को लेकर आगे बढ़ने की बात करते हैं। हमने देखिए, ये चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे युवाओं का मुद्दा हो, हम लैपटॉप बांटते थे, ये लाठियां बांटते हैं, ठीक, लाठियों से पिटवाते हैं। ठीक है सर, आपको यहां पर मैं रोकना चाहूंगा। इस बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, अपने दर्शकों को रूबरू करवा दें इससे। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। ईडी के जॉइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह का वीआरएस स्वीकार हो गया है। बीजेपी से विधानसभा का वो चुनाव लड़ सकते हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, गाजियाबाद की साहिबाबाद सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। राजेश्वर सिंह का वीआरएस स्वीकार हुआ है। बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुनाव से जुड़ी हुई सूत्रों के हवाले से। दरअसल यह खबर है, ईडी के जॉइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह, उन्होंने वीआरएस के लिए आवेदन किया था, उनका वीआरएस स्वीकार हो गया है और भारतीय जनता पार्टी से वो चुनाव लड़ सकते हैं। गाजियाबाद की साहिबाबाद सीट से चुनाव लड़ सकते हैं राजेश्वर सिंह, उनका वीआरएस स्वीकार हो गया है। इस तरह की जानकारी फिलहाल सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर मिल रही है। ईडी के जॉइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह का वीआरएस स्वीकार हो चुका है और बीजेपी से उनके चुनाव लड़ने की अटकलें हैं। गाजियाबाद की साहिबाबाद सीट से वो चुनाव लड़ सकते हैं। इस तरह की जानकारी फिलहाल मिल रही है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। ईडी के जॉइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह का वीआरएस स्वीकार हो गया है। वीआरएस के लिए उन्होंने आवेदन किया था और उनका वीआरएस स्वीकार हो गया है। गाजियाबाद की साहिबाबाद सीट से वो चुनाव लड़ सकते हैं, इस तरह की जानकारी मिल रही है। आपको हम ये भी बता दें कि गाजियाबाद में भी पहले चरण के तहत ही वोटिंग होनी है, क्योंकि पहले चरण में 11 जिले और 58 सीटें हैं और इन 11 जिलों में गाजियाबाद भी शामिल है। और अब खबर यह मिल रही है कि राजेश्वर सिंह गाजियाबाद की साहिबाबाद सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, राजेश्वर सिंह का वीआरएस स्वीकार हो चुका है। यह जानकारी सूत्रों के हवाले से इस वक्त सामने आ रही है। वीआरएस के लिए उन्होंने आवेदन किया था, यानी कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए उन्होंने आवेदन किया था और उनका वीआरएस स्वीकार हो गया है। ईडी के जॉइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह ने वीआरएस के लिए आवेदन किया था और अब वीआरएस स्वीकार होने के बाद वो बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ सकते हैं और गाजियाबाद की साहिबाबाद सीट से उनके चुनाव लड़ने की अटकलें हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सूत्रों के हवाले से आपको बता रही हैं। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। ईडी के जॉइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह का वीआरएस स्वीकार हो गया है और उनके बीजेपी से चुनाव लड़ने की अटकलें हैं। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वो गाजियाबाद की साहिबाबाद सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। तो इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे थे, ईडी के जॉइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह का वीआरएस स्वीकार हो गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही थी और बीजेपी की टिकट पर गाजियाबाद की साहिबाबाद सीट से उनके चुनाव लड़ने की अटकलें भी फिलहाल शुरुआती तौर पर सूत्रों के मुताबिक सामने आ रही हैं। आज हम चर्चा भी कर रहे थे चुनाव को लेकर ही, हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े राजनीतिक पार्टियों से। समय क्योंकि इतना ही है, इसलिए सभी खास मेहमानों का मैं शुक्रिया करना चाहूंगा इस प्रोग्राम से।
फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। एसोसिएट स्पॉन्सर पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।